हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हम 2 विषयों से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ एज लिमिट के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि अगर एज रिलैक्सेशन हो तो आपको उसका लाभ मिल सके। तो देखिए, अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और इन दोनों टॉपिक को लेकर, इन दोनों बिंदुओं को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा और आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ये पता भी होगा। तो अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर अगर हम पहले बात करेंगे क्या हम 2 विषयों से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, तो देखिए, आप 2 विषयों से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आप एक सेशन में 2 सब्जेक्ट से यानी 2 विषयों से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपने 2 विषयों से अगर आपने पीजी किया है, आप सभी को पता है कि जिस विषय से आप पीजी करते होंगे या किए होंगे उसी विषय से आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। ठीक है, केवल और केवल जिनका यूजी 4 ईयर का है उनको छोड़कर वो अभ्यर्थी जिनका यूजी 4 ईयर का है, ऐसे अभ्यर्थी किसी भी विषय से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जिस विषय से आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे उसी विषय से आपको पीएचडी करना पड़ेगा। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी या फिर पीजी कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप एक सेशन में, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी इच्छा है कि मैं जून 2025 वाले में 2 विषयों से एग्ज़ाम दूं एक साथ, तो आप नहीं दे सकते। लेकिन इसमें यह है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग सत्र होना चाहिए। जैसे कि जून 2025 में आप किसी अन्य विषय से दे दिए और जब दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उसमें आप किसी अन्य विषय से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो कि 2 सब्जेक्ट से अभ्यर्थी पीजी करते हैं। मैंने भी 2 विषयों से पीजी कर रखा है। तो ऐसे में देखिए, आप 2 अलग अलग टाइम में, यानी कि 2 अलग अलग सेशन में आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि 2 विषयों से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन सत्र एक नहीं होना चाहिए। अलग अलग सत्र में आप 2 विषयों से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये संशय रहता है कि एज लिमिट क्या है, क्योंकि कैटेगरी वाइज एज लिमिट होता है। तो एज लिमिट क्या है, देखिए, इसे बहुत ही अच्छे से समझिए, अन्यथा आप जेआरएफ के लिए वंचित हो जाएंगे। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिए और इसलिए देखिए, आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हो हमारे चैनल के और जानकारियाँ समझ में आती हों तो आप दूसरों तक भी इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट को लेकर। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका जो रिज़ल्ट है 3 कैटेगरी में आता है। ये जून 2024 से रिज़ल्ट यूजीसी नेट का 3 कैटेगरी में एनटीए के द्वारा जारी किया जाता है। पहला आपका होता है जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ। उसके बाद होता है आपका नेट, इसके बाद ओनली पीएचडी, ठीक है, ओनली पीएचडी। आप सभी को पता है कि जेआरएफ और नेट क्वालिफाई होने पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली पीएचडी होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। केवल और केवल आप पीएचडी में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें जेआरएफ को लेकर, तो देखिए, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 30 एज लिमिट है, यानी आप 30 से कम है, 2-4 दिन कम है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 साल से 1-2 दिन भी ज़्यादा हो रहे हैं तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप नेट या फिर ओनली पीएचडी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी सामान्य वर्ग से विद्यार्थी आते हैं उनके लिए बहुत ही, देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 30 साल से 1-2 दिन भी अधिक हो गए तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अन्य कैटेगरीज़ को लेकर, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, तो अच्छी खबर ये है कि आप जो भी अभ्यर्थी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपका जो कास्ट है ये सेंट्रल में वही कास्ट होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आप एससी कैटेगरी में आते हैं, आपके राज्य में आप एससी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वहीं अगर हम सेंट्रल में बात करें तो आप जिस राज्य से एससी कैटेगरी में आते हैं उसे ओबीसी या किसी अन्य कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो आपकी जो कास्ट है ये
जनरल या फिर जिस सेंट्रल में चाहे ओबीसी में हो या फिर जनरल में हो वही कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपकी राज्य में चाहे जो भी कास्ट हो, लेकिन सेंट्रल में आपकी कास्ट रिजर्व लिस्ट में होनी चाहिए, तभी आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर से आते हैं तो इसके लिए भी आपके पास वैध डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर अलग से आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलेगा, तो इसकी आप बहुत ज़्यादा परेशान और चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर जेआरएफ के लिए देखिए 30 साल तक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देना है आप सभी को। महिला सभी अभ्यर्थियों को 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। वहीं अगर हम नेट की बात करें तो देखिए, नेट में कोई भी एज लिमिट नहीं है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हो, तो नेट के लिए कोई यहाँ पर एज लिमिट नहीं है। सेम ऐसे ही आप ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली पीएचडी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप पीएचडी के लिए दाखिला ले सकते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी होती है, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, तो चलिए साथ में इसको भी बताते चलते हैं। जेआरएफ की वैलिडिटी देखिए 3 साल है, यानी 3 साल तक इसकी वैधता रहने वाली है। अगर आपने 3 साल एग्ज़ाम 3 साल अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया तो 3 साल तक आप किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप 3 साल के अंदर ही पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो प्रदान की जाएगी। अन्यथा देखिए, अगर 3 साल से ज़्यादा होगा तो फिर आपकी जो जेआरएफ की फेलोशिप है उसे वैध नहीं माना जाएगा। बाकी अगर हम नेट की बात करें तो नेट की देखिए लाइफ टाइम रहने वाली है, किसी भी कैटेगरी से आते हों ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहने वाली है। आप कभी भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ओनली पीएचडी की अगर बात करें तो देखिए केवल व केवल 1 साल तक ओनली पीएचडी रहने वाला है। देखिए, इसमें भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये प्रश्न होता है कि काउंट कब से होता है। देखिए, अगर आपका जब रिजल्ट जारी होता है उस दिन से काउंट नहीं होता है। मान लीजिए आज रिजल्ट जारी हुआ और आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए, तो आज से काउंट नहीं होगा। जब आपका ई सर्टिफिकेट जारी होगा उस डेट से आपका 3 साल काउंट होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। या फिर अगर आप ओनली पीएचडी क्वालिफाई करते हैं तो जिस डेट में आपका ई सर्टिफिकेट जारी होगा उस डेट से 1 साल के बीच आपका जो है कहीं भी किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, अगर आपका ओनली पीएचडी क्वालिफाई होता है तो। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके मन में संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, और मेरे द्वारा यही प्रयास रहेगा जो भी चीज़ आप पूछें उसकी जानकारी आप सभी को दी जाए। तो देखिए, इस चैनल के अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हों, जानकारी ठीक लगती हो, तो आप अपने यार दोस्त मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छे लगते हों, जानकारियाँ अच्छी लगती हो, तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।